2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट का दंगल एक बार फिर से हाई प्रोफाइल और दिलचस्प होने जा रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि अमेठी की जनता और कार्यकर्ता की यही डिमांड है। दरअसल राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं और अमेठी से अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं और 2014 में उन्होंने स्मृति ईरानी को ही 90,000 वोट से हराया था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी में 55,000 वोटों से हार गए और एक बार फिर इस सीट पर दोनों आमने सामने आने वाले हैं। वो सीट जिस पर 1967 से गांधी परिवार का दबदबा रहा, वो सीट जो संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही, उसी सीट को 2019 में राहुल गांधी गवा बैठे और इस सीट पर भगवा लहराकर स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि काम जमीन पर हो तो हवाई बातें हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से स्मृति ईरानी ने 2019 के रण में अपना सिक्का जमाया था, वो अंदाज 2024 में भी दिखने वाला है और इसकी झलक संसद में भी दिख चुकी है। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी की गवाई सीट को पाने के लिए मैदान में दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि नए नवेले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। साथ ही दावा ये भी किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को 24 के रण में हार का सामना करना पड़ेगा। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए का चीनी कहा गया। लेकिन राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऐसी चक्रव्यूह की रचना की है जिसे कांग्रेस के लिए भेदना मुश्किल होगा, क्योंकि जनता के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी को उन्हीं के घर में मात दी जा सके। ऐसी स्थिति में तरह तरह के प्रयोग कर रही कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट भी बचा पाएगी, इसको लेकर के भी गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से समझ रही है। इसलिए कभी दलित कार्ड खेलती है, कभी सवर्ण कार्ड खेलती है। ये जाति मजहब के प्रयोग करने से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना परिवार मानते हैं और राहुल गांधी जी अमेठी के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। कांग्रेस अमेठी को अपना गढ़ बताती रही है, लेकिन इस मिथ्या को बीजेपी ने 2019 के चुनाव में ही तोड़ दिया और बीजेपी से स्मृति ईरानी ने भारी बहुमत से जीतकर राहुल को अमेठी से वायनाड भेज दिया। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी के मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली थी। राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। यानी जिस सीट पर गांधी परिवार से संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक को जीत मिली थी, उसी सीट पर राहुल गांधी 55,000 वोटों से हार गए थे और उसी हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी के मैदान में स्मृति ईरानी के सामने ताल ठोकने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी में छिड़े संग्राम के बाद अब बात वाराणसी की कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी कांग्रेस ने अपना फाइनल प्लान तैयार कर लिया है और यहां पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए वो चेहरा भी करीब करीब तय कर लिया गया है जिससे 24 के रण को और भी दिलचस्प बनाया जा सके। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी डबल गेम की तैयारी में है और इसी के तहत उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
और इस बात के भी संकेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही दे दिए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। मतलब साफ है, कांग्रेस ने अमेठी से काशी तक अपना यूपी प्लान तैयार कर लिया है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। जिस सीट पर 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक जीत का परचम लहरा रहे हैं, जिस क्षेत्र का निरंतर विकास कर रहे हैं, वहां पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस को चेहरा मिल गया है। आशंका जताई जा रही है कि काशी में पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा, जिसके संकेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिए हैं। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सियासी संग्राम में उतर सकती है, जिसके लिए 2 सीट पर बात चल रही है। पहली सीट रायबरेली और दूसरी सीट वाराणसी, क्योंकि बीजेपी के लिए रायबरेली का किला सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। लेकिन इस कदम को रोकने के लिए प्रियंका गांधी खुद मोर्चे पर आने की तैयारी में है। संभावना है कि सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। जानकारी है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं और रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। यानी प्रियंका गांधी के लिए यूपी में डबल चुनौती है। एक तो कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त होने से बचाने की, और दूसरी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने खुद को साबित करने की। और इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बार फिर वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और युवा शक्ति का मंत्र दिया। दरअसल बीजेपी युवाओं से संवाद कर रही है। देश के विकास में युवाओं के योगदान को सराहा जा रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी भी लाल किले की प्राचीर से युवा शक्ति की बात कह चुके हैं। यानी बीजेपी का फोकस अब नए वोटर पर है, जो कि गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर रिपोर्ट के मुताबिक नजर डालें आंकड़ों पर, तो 2009 के चुनाव में 72 करोड़ वोटर्स थे और 2014 में 11 करोड़ नए वोटर बढ़ गए। इसके बाद 2014 में वोटर्स की संख्या 83 करोड़ हो गई थी और फिर बात 2019 की करें तो इस साल 7 करोड़ नए वोटर्स बढ़े और 2019 में वोटर्स की संख्या बढ़कर 91 करोड़ तक पहुंच गई। जानकारी है कि 2024 में तकरीबन 9 करोड़ नए वोटर्स जुड़ेंगे और 2024 में कुल वोटर्स की संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। और इसी नए वोटर को साधने की अब तैयारी की जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि बीजेपी का युवा वोटर्स को लेकर प्लान क्या है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। तारीख थी 20 दिसंबर 2013, जब मोदी ने पहली रैली काशी में की थी। देश में मोदी लहर पूरी तरह से परवान पर चढ़ा था, जो सिलसिला आज भी जारी है। उस वक्त युवा वोटर्स में पीएम मोदी का ऐसा क्रेज हाई था कि बस मोदी मोदी की ही गूंज थी। इसी समीकरण और इसी लहर को बरकरार रखने के लिए 2024 के लिए बीजेपी ने युवा वोटर्स को साधने के लिए रूपरेखा तय कर ली है। युवा शक्ति को जोड़ने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। पीएम मोदी का संदेश हो या सीएम योगी का काम, उसे जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। U20 शिखर सम्मेलन के जरिए भी युवाओं से संवाद किया जा रहा है। चुनाव के ऐलान से करीब 6 महीने पहले बीजेपी सरकार वाराणसी में यूथ शिखर सम्मेलन कर रही है। युवाओं से सम्मेलन के जरिए समीकरण बैठाने की कोशिश है। शायद बीजेपी 2014 को दोहराने के लिए निकल पड़ी है। पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव की है तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी चुना गया है, जिससे ये मैसेज जा सके। और इसकी तस्वीर लाल किले पर भी दिखी, जब पीएम मोदी ने युवा शक्ति का जिक्र किया। मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला, ऐसा सौभाग्य शायद भी किसी के नसीब होता है
जो आपके नसीब हुआ है। वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने U20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 20 अगस्त तक होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का युवा युवा नहीं बल्कि आज का नेता है और कल का निर्माता है। युवाओं ने अपने समय में जो कार्य किए उसमें जब हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन। मौका U20 शिखर सम्मेलन का था, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी तो निशाना विपक्षी गठबंधन पर रहा और उन्होंने साफ कर दिया कि घमंडिया में सिर्फ अहंकार है। देखिए, घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको इनका स्थान एक बार फिर दिखाएगी। यानी एक तरफ बीजेपी सरकार यूथ जोड़ो अभियान के साथ ही U20 शिखर सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी अब युवाओं को जोड़ने की कोशिश में है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 से 9 करोड़ वोटर हर चुनाव में बढ़ जाते हैं। 2014 के चुनाव में 67 करोड़ वोटर थे। 2009 के चुनाव में 72 करोड़ वोटर्स थे। 2014 में 11 करोड़ नए वोटर्स बढ़ गए। 2014 में वोटर्स की संख्या 83 करोड़ हो गई। 2019 में 7 करोड़ नए वोटर्स आए। 2019 में वोटर्स की संख्या 91 करोड़। 2024 में करीब 9 करोड़ नए वोटर्स जुड़ेंगे। 2024 में वोटर्स की संख्या होगी 100 करोड़। तो समझने की बात यह है कि नए वोटर्स 18 से 20 साल के होते हैं और 10 में से 5 वोटर्स जरूर वोट डालते हैं। यानी अब उन युवा वोटर्स पर सबकी नजर है जो नए हैं, जो किसी भी सीट पर निर्णायक भूमिका में है, जिसे एकजुट करने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप। इधर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग में अब मर्यादा भी लांघी जा रही है। जहां राजभर की चुनौती को समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव के आपत्तिजनक बयान से अब संग्राम भी छिड़ गया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को घेरने के लिए नई चाल चल दी है और इससे घोसी की लड़ाई अब धमकी पर आ गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से कड़वाहट बढ़ती जा रही है। राजभर और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग में शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है। शुरुआत ओपी राजभर ने की थी। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुम कि घबरा मत तू लोग। जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई ना पहुँचा देली तो पर अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा। राजभर ने अखिलेश को सैफई भेजने का दावा किया तो इस बयान पर संग्राम छिड़ गया। दरअसल घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मैदान में उतार दिया है और वहीं से जुबानी जंग शुरू हो गई है। राजभर अखिलेश को खरी खरी सुना रहे हैं तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जवाब थोड़े तीखे और तल्ख हैं। घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और सुभाषपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और इस जंग में जाति का तड़का लगाया है अरुण राजभर के एक ट्वीट ने।
तो दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव में एसबी-एसपी के बागी नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। पार्टी प्रत्याशी अरविंद राजभर ने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर कभी राजभर समाज के हित की बात नहीं करते, सिर्फ अपने फायदे के लिए राजभर समाज के वोटों का सौदा करते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग ये जान गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ दलाली, बेईमानी, ठगदारी करने का काम करते हैं, सिर्फ राजभर समाज को गोलियां करके बेचने का काम करते हैं। और यहाँ भी फिर वही फार्मूला अपनाया कि राजभर समाज को ले जा करके भाजपा में खड़ा करेंगे और भाजपा से जीता हुआ प्रत्याशी कहेगा कि मैं चौहान के बल पे आज जीत करके आया हूँ। राजभर समाज इस चीज को जान रहा है। वहीं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जिला अध्यक्ष ने एसबी-एसपी नेता पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। रामजीत राजभर ने इसको लेकर शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। यानी अब राजभर ने जिस लड़ाई की शुरुआत की, अब उसमें बात धमकी तक आ गई है। ये परसों की घटना है जो मैं अपने मैडम जी को इलाज कराने के लिए लेके आ रहा था प्रकाश हॉस्पिटल में। तब तक हमको एक कैलाश राजभर हैं, पूर्व के साथी रहे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रमुख महासचिव रहे जब मैं जिला अध्यक्ष था। फिर अब उनको प्रदेश में शायद कोई पदाधिकारी बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। हमको बुलाए, जब रास्ते मुलाकात एक पड़ता है पारदहा बकारी राजभर बस्ती, वहां बुलाए। जब मैं आया वहां पर तो हमको कुर्सी पर बैठा करके और हमको लगे समझाने की ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत बोलते हो आप, बड़बड़ बोलते हो, तो लैंग्वेज सुधार के बोलो, इन तो किसी न किसी दिन तुमको मार दिया जाएगा। खैर, ओम प्रकाश राजभर इन आरोपों से इतर अखिलेश को चुनौती देने पर अड़िग हैं। चाहे उनके बागी नेता किसी के इशारों पर उन्हें निशाने पर ले रहे हो या फिर हमला कर रहे हो, क्योंकि घोसी के रण में राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनावी इम्तिहान में पास नहीं होने वाली और कुछ ऐसे ही नतीजे 24 के रण में भी सामने आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाल ही में योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव किया था। सरकार की तरफ से छात्रों को जो ड्रेस स्कूल के जरिए मिला करते थे उसे बंद कर नई योजना की शुरुआत की गई। और इस नई योजना के तहत डायरेक्ट छात्रों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसे भेजे जाने लगे, जिससे अभिभावक खुद ड्रेस खरीदकर बच्चों को दे सके। सरकार की इस पहल की समाजवादी पार्टी के विधायक टेस्ट लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन फिर जो हुआ वो विधायक जी के लिए बड़ा संकेत और संदेश दे गया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि कैसे विधायक जी खुद ही हो गए फेल, बच्चे पास। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, कॉपी किताब और बैग मिल रहे हैं। लेकिन इस योजना की पड़ताल के लिए जब सपा नेता स्कूल विजिट पर गए तो बच्चे पास और विधायक जी फेल हो गए, क्योंकि जिस सवाल से वो सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश में थे, जब उसका जवाब मिला तो वो भी बगले झांकने लगे। कैसी चल रही है पढ़ाई? रोज आती हैं आप? ड्रेस सबके पास है? और जो मोजे, जूते और ये सब जो मिलती है बुक्स वगैरह, बैग भी आपको मिला है? या फिर सही था? तो पापा के अकाउंट में आ जाते होंगे। ये सपा के विधायक मोहम्मद फहीम है, जो सरकारी स्कूल पहुंचे और छात्रों से योगी सरकार की योजना के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन सपा विधायक को नहीं पता था कि योगी राज में कोई भी प्लान लटकता नहीं है, सब क्लियर और फाइनल रहता है। फिर क्या था, छात्रों से टेस्ट करने चले विधायक जी को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो, क्योंकि जब बच्चों से उन्होंने खुद की तारीफ की तो बच्चों ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। हमें जानती हो? आपके विधायक जी कौन है, नाम है मालूम है? विधायक जी को जानती? चलो हम ही आपके विधायक हैं। ये मामला मुरादाबाद का है। बिलारी विधानसभा से सपा विधायक मोहम्मद फहीम अपनी ही विधानसभा के चिड़िया भवन के सरकारी स्कूल पहुंचे थे, लेकिन विधायक जी को हर एंगल से फेल होकर लौटना पड़ा, क्योंकि योगी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट छात्रों से लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक को झटका तब लगा होगा जब छात्रों ने उन्हें ही पहचानने से मना कर दिया और गर्व से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का नाम बताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए। दरअसल 1 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रेस और कॉपी किताबों के लिए पैसे दिए।
अभिभावकों के खातों में डीबीटी से पैसे भेजे। 1,91,00,000 छात्रों को पैसे दिए गए। प्रति छात्र सीएम योगी ने 1,200 रुपए भेजे। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक जब सरकार को घेरने के लिए स्कूल पहुंचे तो ड्रेस और स्कूल बैग वाले सवाल पर खुद फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर वायुसेना की ओर से मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम खेरिया हवाई अड्डे के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें वायुसेना के अधिकारियों द्वारा वायुसेना का इतिहास और लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी दी गई। एयरफोर्स अधिकारियों ने बताया कि भारत देश शक्तिशाली देश बन चुका है और लगातार शक्ति में वृद्धि हो रही है। वायुसेना दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। देश आत्मनिर्भर बन रहा है। लड़ाकू विमान से लेकर उनके पुर्जे पुर्जे तक हमारे देश में ही बनाए जा रहे हैं। आगरा के खेरिया हवाई अड्डे में मीडिया ओरिएंटेशन कॉन्क्लेव कैप्सूल का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो लड़ाकू विमान हैं उनको दिखाया गया, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके अलावा आजादी से लेकर अभी तक किस तरीके का लड़ाकू विमान का काम रहा है, क्या क्या विशेषताएं हैं, देश में कितने तरीके के लड़ाकू विमान है, इस सभी की जानकारी दी गई। इस समय हम आगरा का जो A32 ये लड़ाकू विमान है आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर, उसके अंदर ही मौजूद है। सबसे पहले अंदर का नजारा आपको दिखा देते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर कई तकनीकी चीजें हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो जवान हैं यहाँ से लैंडिंग करते हैं, यहाँ से अलग अलग चीजें जो कहीं और भेजाई जाने वाली होती हैं उसको आदान प्रदान किया जाता है। ये जो आप रस्सी देख रहे हैं, इस रस्सी की सहायता से जो जवान है वो पैराशूट के द्वारा इधर से नीचे आते हैं। उसके बाद इस रस्सी की सहायता से जब इसका हुक खोला जाता है उसके बाद वो लैंडिंग करते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो यहाँ पर पायलट ने खुद विस्तृत रूप से जानकारी दी है। इसी के साथ ही जो विमान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, चाहे कोविड के समय में इस विमान में कोविड वैक्सीन हो, खाने की सामग्री हो, उसमें ये विमान काफी लाभदायक साबित हुआ। इसके अलावा चाहे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हो, उत्तराखंड में आपदा आई हो, उसमें इन विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा चाहे युद्ध हो, उसमें भी कई अलग अलग तरीके के में इस विमानों का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो विमान की पायलट हैं वो अभी भी जानकारी दे रही हैं क्या क्या खास। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।